नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO NDF चैनल पर स्वागत है। हमारे देश में शिक्षक हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आज बात करते हैं स्ववित्त पोषित शिक्षकों की, जो भारतीय संविधान में कहां पर गरिमापूर्ण जीवन के साथ खड़े हैं और वास्तव में क्या स्वतंत्र भारत में वह संवैधानिक दायरे के अंतर्गत वह सब कुछ महसूस कर रहे हैं जो एक स्वतंत्र भारतीय को महसूस करना चाहिए। आप में से हर कोई इस बात को जानता है कि शिक्षक का मतलब चाणक्य है जो इस देश को चंद्रगुप्त देता है। शिक्षक का मतलब द्रोणाचार्य है। शिक्षक का मतलब वशिष्ठ है जो राम देता है। लेकिन क्या कारण है कि शिक्षक की यह परिभाषा धीरे 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 इतनी तरल हो गई कि जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ तो शिक्षक राधा कृष्णन पर शिक्षक दिवस मनाने के लिए शिक्षक दिवस पर पुरस्कार पाने की दौड़ में तो खड़ा हो गया, लेकिन शिक्षक इतनी श्रेणियों में बंट गया कि यह समझ में ही नहीं आया कि शिक्षक का मतलब क्या लगाया जाए। जहाँ पर एक ऐसे शिक्षक होते हैं जो सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं, पूर्णकालिक होते हैं, अपनी नौकरी पूरी करते हैं, वेतन भी पाते हैं, बाद में पेंशन भी पाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि 2005 तक जो लोग नियुक्त थे वह पेंशन में, पुरानी पेंशन में आते थे और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो आज स्थायी या परमानेंट टीचर के रूप में 1.5 लाख रुपए तक का पेंशन पाते हैं। वहीं पर स्ववित्त पोषित शिक्षक कहीं पर 8,000 पाते हैं, कहीं पर 10,000 पाते हैं और कहीं कहीं पर अपने युद्ध और लड़ाई और आंदोलन के कारण 21,600 रुपए पाते हैं। और यहीं पर आकर सबसे पहले यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा हो जाता है भारतीय संविधान। वैसे तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 2 की उपधारा 19 में वह हर व्यक्ति शिक्षक है जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किए गए पाठ्यक्रमों को पढ़ा रहा है। और इस अर्थ में शिक्षक बिल्कुल निरपेक्ष भाव से शिक्षक ही होता है। ना वह पार्ट टाइमर होता है, ना वह तदर्थ होता है, ना मानदेय होता है, ना स्ववित्त पोषित होता है, ना परमानेंट होता है, सिर्फ शिक्षक होता है। लेकिन जब जब शिक्षकों ने अपने गरिमापूर्ण जीवन के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, तब तब यही विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 उनके लिए गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि वहां पर धारा 2 की उपधारा 19 के विपरीत हमेशा यह देखा गया है कि आप इस अधिनियम की धारा 31 में आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर धारा 31 में आप श्रेणीबद्ध टीचर में नहीं आते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप पार्ट टाइमर नहीं हैं, अगर आप तदर्थ नहीं हैं और परमानेंट नहीं हैं, तो आपको किसी भी तरह के शिक्षक का लाभ न्यायालय से नहीं मिल सकता है। और यहीं पर आपको पहली बार एहसास होगा कि संविधान के अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूरी खत्म तो कर दी गई, लेकिन वास्तव में बंधुआ मजदूरी खत्म नहीं हुई है। और इस बात को अभी हाल में ही सितंबर 2023 में PRD और होमगार्ड की नियुक्ति के संदर्भ में आए मामले में इलाहाबाद न्यायालय ने माना कि जब होमगार्ड का कार्य और PRD का कार्य एक जैसा है तो फिर उन्हें वेतन भी समान मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यह बंधुआ मजदूरी की तरह है। ठीक इसी तरह से शिक्षा में भी है। शिक्षा में एक बंधुआ मजदूरी का अवधारणा लेकर एक शिक्षक जीने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने रोटी की समस्या होती है। विशाल जनसंख्या और उस विशाल जनसंख्या में नौकरी की कमी, इन दोनों के बीच में एक भारतीय इस बात के लिए छटपटाता रह जाता है कि अगर वह गरिमापूर्ण जीवन और अपनी स्वतंत्रता और अपनी अभिव्यक्ति की बात करेगा तो उसके हाथ से रोटी छिन सकती है। और अंग्रेजों की बनाई नीति रोटी और राज्य करों पर आज भारत चलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जहां पर संविधान के अनुच्छेद 14 में यह साफ साफ दिया हुआ है कि सभी को समानता का मौलिक अधिकार होगा, वहीं पर समानता के मौलिक अधिकार होने के बाद भी स्ववित्त पोषित शिक्षक कहीं भी समान नहीं दिखाई देते हैं। आइए पहले समझ लेते हैं स्ववित्त पोषित शिक्षक होते क्या हैं। आपको जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा, स्ववित्त पोषित यानी सेल्फ फाइनेंस टीचर, जो अपने वित्त
के माध्यम से, अपने पोषित वित्त के माध्यम से जब कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी किसी शिक्षा का विस्तार करती है जिसमें राज्यों के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा ना तो नियुक्ति की जाती है, ना सीटों का अलॉटमेंट होता है, ना ही कोई अनुदान दिया जाता है, बल्कि यह प्रबंध तंत्र के द्वारा निश्चित की गई वह व्यवस्था है जो उत्तर प्रदेश सरकार के 1996 के शासनादेश के प्रकाश में चल रही है, और जिसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि प्रबंध तंत्र अपने संसाधनों से ही शिक्षकों की नियुक्ति करेगा, और स्ववित्त पोषित कार्यक्रम में जो विद्यार्थी एडमिशन ले लेंगे उनके द्वारा अर्जित आय का 80% शिक्षकों के वेतन के रूप में दिया जाएगा। कहने का अर्थ साफ है कि 80% के अलावा 20% जो पैसा है वह प्रबंध तंत्र अपने डेवलपमेंट, विकास आदि के लिए लगाएगा। लेकिन यह 80% क्या वास्तव में स्ववित्त पोषित शिक्षकों को मिल पा रहा है या नहीं? मजेदार बात यह है कि यह स्ववित्त पोषित शिक्षक यूजीसी द्वारा निर्धारित अर्हता को प्राप्त करते हैं, और उसके बाद यह उच्च श्रेणी के जब शिक्षक बनने के लिए खड़े होते हैं तो यहीं से एक अजीब सी स्थिति का इन्हें सामना करना पड़ता है, जहां पर ये जाकर यह हीन भावना के साथ जीते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में इन्हें परमानेंट टीचर की तरह, परमानेंट टीचर का मतलब है जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जिनको वेतन विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 60E के अंतर्गत निर्गत होता है सरकार के खजाने से, वह सभी नियमित शिक्षक होते हैं। नियमित शिक्षक को हर तरीके की छुट्टी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज, सिकनेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी मिलती है, मेडिकल लीव भी मिलती है। इसके अलावा उन्हें और भी तरीके की सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इन सारे सुख सुविधाओं से एक स्ववित्त पोषित शिक्षक वंचित होता है। वैसे तो संविधान के अनुच्छेद 23 की उपधारा 2 में इस बात को स्पष्ट किया गया है, जो एक मौलिक अधिकार है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो एक यक्ष प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि अगर भारतीय संविधान में एक स्ववित्त पोषित भी स्वतंत्र भारत का नागरिक है, वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना के हम में खड़ा हुआ है, तो फिर उसको समान कार्य के लिए समान वेतन क्यों नहीं मिलता? और इस पे यह तर्क दिया जाता है क्योंकि स्ववित्त पोषित में अर्जित आय का ही 80% दिया जाना है, इसलिए नियमित शिक्षक की तरह उन्हें वेतन नहीं दिया जा सकता। लेकिन इस बात की कोई भी मॉनिटरिंग नहीं होती है कि वास्तव में हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में कितना पैसा स्ववित्त पोषित शिक्षक के माध्यम से स्ववित्त पोषित शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों का आ रहा है, जिसके कारण इसमें एक अनियमितता चलती रहती है। उसी जगह पर सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र में अनुच्छेद 23(2) में भी यह दिया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(घ) में भी यह दिया है कि राज्य सरकारें समान कार्य के लिए समान वेतन देंगी। तो फिर क्या कारण है कि यदि यह सरकार द्वारा, प्रबंधन द्वारा यह माना जा रहा है कि स्ववित्त पोषित लोगों को वेतन इसलिए नहीं दिया जा सकता समान रूप से क्योंकि उनका जो नियुक्ति का तरीका है वह अलग है, तो फिर स्ववित्त पोषित शिक्षकों से कोई भी अतिरिक्त कार्य लिए जाने की बात तब कैसे कही जा सकती है जैसे नियमित शिक्षकों से किया जाता है या लिया जाता है? क्या स्ववित्त पोषित शिक्षकों को सिर्फ स्ववित्त पोषित शिक्षा परीक्षाओं के अतिरिक्त कोई भी ड्यूटी कराई जानी उपयुक्त है? क्या स्ववित्त पोषित शिक्षकों के केवल अपने लिए जाने वाले क्लास के अलावा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के प्रांगण में रोके जाने के लिए कोई व्यवस्था जबरदस्ती किया जाना न्यायोचित है, जबकि हम उसके लिए उन्हें कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं? और यह बात तब आपको ज़्यादा विभत्स लगेगी जब आप यह जान पाएंगे कि सिर्फ गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए रात दिन अपने जीवन को खपाने वाले सामाजिक जीवन से हटकर एक अजीब सी उद्विग्नता, उत्तेजना के साथ जीने वाले स्ववित्त पोषित शिक्षकों को मूल्यांकन की कॉपी जांचने का भी एक ऐसा लालच दिया जाता है जिसे एक पैसा कमाने का जरिया बताया जाता है। और नियमित शिक्षक
चूँकि तनख्वाह इतनी ज़्यादा पाते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक पाने वाला शिक्षक यह हमेशा सोचता है कि वह कॉपी जाँच कर 2-4 हज़ार रुपया क्यों जमाए, और इस रूप में एक हीन भावना के रूप में स्वावित्त पोषित शिक्षक के लिए मूल्यांकन का वह रास्ता खोला जाता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि उनके ऊपर जैसे कोई परोपकार किया जाता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही अनियमित बात सामने आती है कि जब वह स्वावित्त पोषित शिक्षक कॉपी का मूल्यांकन करता है तो उसके मूल्यांकन का 4% भाग टीचर्स वेलफेयर फंड के नाम पर काट लिया जाता है। यह काटा गया पैसा जो टीचर्स वेलफेयर फंड के नाम पर काटा जाता है, वह शिक्षक संघों के माध्यम से शिक्षकों के जीवन में आने वाली कई अनिश्चित स्थितियों, आपदा में यूज होता है। लेकिन यह पैसा बाद में सिर्फ नियमित शिक्षकों के लिए तो यूज होता है, लेकिन स्वावित्त पोषित पार्ट टाइम इन लोगों के लिए यह पैसा निर्गत नहीं होता है, क्योंकि यह माना जाता है कि यह केवल नियमित शिक्षकों के लिए है। ऐसे में स्वावित्त पोषित शिक्षकों को एक कॉपी मूल्यांकन कराए जाने पर 4% उनका पैसा काटा जाना क्या संवैधानिक रूप से आपको उचित लगता है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो नियमित शिक्षकों के शिक्षक संघ हैं, उसका कोई भी उच्च स्वावित्त पोषित शिक्षक मेंबर नहीं बन सकता, उसका चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसे स्थिति में स्वावित्त पोषित शिक्षक ठीक उसी तरह से खड़ा है जितना एक दयनीय व्यक्ति अपने मानवाधिकार के शोषण के साथ खड़ा दिखाई देता है। यहाँ पर मानवाधिकार की बात करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि स्वावित्त पोषित शिक्षक स्वतंत्र भारत का नागरिक है, जहाँ पर उसे गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 में मिला हुआ है। लेकिन यह गरिमापूर्ण जीवन उसके जीवन में कैसे आ पाएगा, क्योंकि उसकी भावना में तो हमेशा उसे एक दोयम दर्जे का शिक्षक बना के रखा जाता है। एक ऐसा शिक्षक जो प्रबंध तंत्र के मर्जी पर रहता है। 5 साल बाद उसके कार्यों का मूल्यांकन होता है और उसके बाद वह फिर से अगले 5 साल के लिए निरंतरता पाता है। ऐसे में यदि कोई स्वावित्त पोषित शिक्षक आवाज़ उठाएगा, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा इस बात की संभावना है कि अगले बार उसका चयन नहीं होगा। और एक बार जब यह कलंक लग जाता है कि यह शिक्षक कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से निकाला गया है, तो फिर उस शिक्षक को समाज में कहीं भी खड़ा होने की स्थितियां खत्म हो जाती हैं। और ऐसी स्थिति में स्वावित्त पोषित शिक्षक चुपचाप अपने सारे शोषण को देखता है, उस शोषण को सहता है। अभी हाल में ही एक शासनादेश आया, जिस शासनादेश में 28 जून 2019 का यह शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा है, जिसमें इस बात का निर्णय लिया गया है कि किसी शिक्षक की नियुक्ति की शर्तें क्या होंगी। उन शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कॉलेज को चलाने, यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए दूसरे मानकों को निर्धारित करने का भी निर्णय लिया गया है। और उन निर्णय में इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि हर शिक्षक को न्यूनतम कितनी देर तक कॉलेज, यूनिवर्सिटी में रहना पड़ेगा। यह बात उत्तर प्रदेश के शिक्षा निदेशक द्वारा स्पष्ट कर दी गई है कि यह जो काम किया जा रहा है वह पूर्ण रूप से उनके द्वारा भुगतान पाने वाले, मतलब धारा 60E के अंतर्गत भुगतान पाकर नियमित शिक्षकों के लिए लागू है। ऐसे किसी शिक्षक के लिए नहीं लागू है जो ऐसा भुगतान नहीं पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इससे स्वावित्त पोषित शिक्षक, पार्ट टाइमर्स, तदर्थ सभी मुक्त हैं। लेकिन उसमें एक लाइन यह भी लिखी है कि प्रबंध तंत्र अपने अनुसार से अपने नियम बना सकता है। यहाँ पर आकर एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जिन शिक्षकों को, खासतौर से स्वावित्त पोषित शिक्षकों को कोई अतिरिक्त पैसा नहीं मिलता, कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं मिलती, उन शिक्षकों को केवल इस आधार पर ज़्यादा समय तक रोका जाना स्थायी शिक्षकों के सापेक्ष उचित है, जो बायोमेट्रिक के द्वारा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रोके जाएंगे। अगर नियमित शिक्षकों को 5 घंटा रोका जाना आवश्यक बनाया गया है, तो उसी के सापेक्ष अगर स्वावित्त पोषित शिक्षकों को छुट्टी, अन्य लाभ, ग्रेचुटी आदि की सुविधा दी जा रही है या उसी के सापेक्ष वेतन दिया जा रहा है, तब तो यह बायोमेट्रिक का अवधारणा भी उचित है। और अगर ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा
पीआरडी और होमगार्ड के मामले में जैसा कहा गया है कि यह एक बंधुआ मजदूरी जैसा है कि आप उन्हें वेतन समान नहीं दे रहे हैं लेकिन काम इस तरह से ले रहे हैं क्योंकि उन्हें यह डर है कि कहीं उनकी रोटी ना छिन जाए। और सच बात है, रोटी हमेशा आदमी को ही नहीं, एक जानवर को भी मजबूर करती है कि वह आपके सामने चुपचाप खड़ा होकर दुम हिलाए। आप उसी कुत्ते, उसी गाय को भी रोटी खिलाना पसंद करते हैं जो चुपचाप आपके सामने खड़ा होती है। अगर कोई गाय सींग मार रही है तो उसे आप मरकही गाय कह के कभी कुछ नहीं खिलाना चाहते, बल्कि उससे दूरी बनाकर निकलना चाहते हैं। वह कोई कुत्ता जो भौंकता हो, आप उसे भी कुछ नहीं देना चाहते, बल्कि उससे दूरी बनाकर अपने को बचाने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी तरह से उदाहरण जरूर कुत्ते का दिया है, लेकिन मानव जीवन में कुत्ता और गाय के अलावा कोई रह ही नहीं गया है। शिक्षक भी या कोई भी वह व्यक्ति जो यह जानता है कि अगर वह सींग मारेगा, अगर वह श्वान की तरह जोर से बोलेगा किसी को अपने अधिकारों के लिए, तो फिर लोग उससे किनारा करने लगेंगे। और आज तो वह किसी तरह से यह कह भी पा रहा है कि वह शिक्षक है, आने वाले समय में यह भी नहीं कह पाएगा वह शिक्षक है। और ऐसी स्थिति में अप्रत्यक्ष रूप से वह एक बंधुआ मजदूर की तरह खड़ा हो जाता है। और इस बंधुआ मजदूरी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए स्वतंत्र भारत में उसके पास इसलिए नहीं ताकत है क्योंकि ना तो इतनी नौकरियां हैं, जनसंख्या ज़्यादा है, और उसके समानांतर में बेरोजगार व्यक्तियों की एक इतनी लंबी लाइन उसी के समान शिक्षा ग्रहण किए हुए है कि जो उससे भी कम पैसे में नौकरी करने को तैयार हैं। इसलिए व्यक्ति एक फोर्स्ड लेबर की तरह, बलात् श्रम के रूप में अपने को शिक्षक कहलाने की होड़ में खड़ा हो जाता है। वह चाणक्य की तरह अपमान करते सहते हुए यह विद्रोह नहीं कर पाता है कि वह घनानंद का राज्य और साम्राज्य समाप्त कर देगा। वह चंद्रगुप्त पैदा करने का आज साहस नहीं रख पा रहा है क्योंकि उसके सामने उसके बच्चे होते हैं, उसका परिवार होता है। अब वह शिक्षक नहीं होते हैं जो परिवार विहीन हुआ करते थे। अब वह शिक्षक हैं जिन्हें अपना घर चलाते हुए अपने बच्चों को भी भारत का एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने की कल्पना में उस कॉलेज यूनिवर्सिटी के भी बच्चों को श्रेष्ठ नागरिक बनाना है, जिनके माध्यम से उनके घर 2 रोटी आ रही है। और यही 2 रोटी को मुट्ठी में पकड़े रहने की जुगत के कारण स्वावित्त पोषित शिक्षक का खुला मानवाधिकार उल्लंघन होता है। उल्लंघन का तात्पर्य ये है कि हमें गरिमापूर्ण जीवन के लिए जो कुछ भी मिलना चाहिए वह कुछ भी नहीं मिल रहा है। न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति निश्चित रूप से हो रही है, जहां पर प्राथमिक स्तर का मानवाधिकार सुनिश्चित हो रहा है, लेकिन गरिमापूर्ण जीवन अगर एक स्वावित्त पोषित शिक्षक जी रहा है तो फिर नियमित शिक्षक जो एक बड़ी राशि पाते हैं, जो 80,000 रुपए से अपनी जीवन की पढ़ाई अध्यापन कार्य शुरू करते हैं, जो 2 लाख 2.5 लाख रुपया महीना पाते हैं, तो फिर वह गरिमापूर्ण जीवन क्या है? इन दोनों गरिमापूर्ण जीवन के बीच की जो खाई है वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक शासना आदेश के कारण 2006 में जो उत्तर प्रदेश में बना, उसमें स्वावित्त पोषित शिक्षक ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि वह इस तरह के संयोजन से शिक्षक बनेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अगर उन्होंने यह स्वीकार किया है तो फिर दूसरी बातें भी उन पर लागू होनी चाहिए। उनसे कोई अतिरिक्त काम नहीं लिया जाना चाहिए, उनको शिक्षा की ड्यूटी में नहीं लगाना चाहिए, उन्हें मूल्यांकन करने पर कॉपी में उनका टीचर्स वेलफेयर फंड का पैसा नहीं काटना चाहिए। उन्हें अगर कोई छुट्टी नहीं दी जानी है तो छुट्टी न देने के कारण उनसे कोई अतिरिक्त काम भी नहीं लेना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ उस क्लास को पढ़ाने के लिए जिसके लिए वह नियुक्त हैं उसे करना चाहिए, तभी उनके मौलिक अधिकारों की स्थापना होगी। नहीं तो यह एक निराशा, उद्वेग और फ्रस्ट्रेशन का कारण स्वावित्त पोषित शिक्षकों के लिए है। स्वावित्त पोषित शिक्षकों के लिए अगर आपको यह बात समझ में आती तो इसे दूर तक ले जाइए और यह निश्चित रूप से जाने रहिए कि एक कहावत जो कही गई है कि जो बच्चा रोता है माँ उसे ही दूध पिलाती है, तो केवल रोटी के लालच में सही बात को कहने से दूर मत भागिए। सब लोग मिलकर बातें कहिए। जल बिंदु निपातेन सह पूर्यते घटः, बूंद बूंद से घड़ा भरता है अगर। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल पार्ट्स ऑफ सैंड मेक्स ए माइटी ओशन एंड ए प्लीजेंट लैंड।
के दर्शन को जिए। आप शिक्षक बनने निकले हैं तो शिक्षक के पास आदर्श होना चाहिए, मानक होना चाहिए, गरिमा होनी चाहिए। और जब समूह में आप अपनी बात के विरोध करते हैं और सरकार ये कह रही है कि स्वावित्त पोषित शिक्षक के लिए कोई अतिरिक्त नए कानून नहीं बने हैं, तो आपको भी उस पर आवाज़ उठाने की ताकत रखना चाहिए, क्योंकि आप मनुष्य बने हैं, बोलते जानवर नहीं है। वैसे तो स्वामी तुलसीदास ने ढोल गंवार शूद्र पशु नारी वाली बात कही है, और यह कहा भी है कि सकल ताड़न के अधिकारी, जिसका अर्थ मैं लगाता हूँ कि जब भी आप इन्हें मारेंगे वो भी प्रतिकार करेंगे। ऐसे आपको भी प्रतिकार नियम से करना चाहिए, अधिनियम से करना चाहिए, संविधान से करना चाहिए, ताकि यह सिद्ध हो कि आपके अंदर चाणक्य अभी भी जिंदा है। वो अपने अंदर की उस शिक्षक होने के गुण के आधार पर समाज को दिशा भी देगा, और स्वावित्त पोषित शिक्षक को दोयम दर्जे का शिक्षक बनकर नहीं रहने देगा, बल्कि उसे समाज का वह गरिमापूर्ण व्यक्ति बनाएगा जो उसके मानवाधिकार में, उसके जीवन में, उसके मौलिक अधिकार में एक मील का पत्थर साबित होगा। अगर आपको यह बात समझ में आती है तो इस वीडियो को दूर तक ले जाइए, ताकि एक बार हम भारत के लोग प्रस्तावना में यह समझ तो सकें कि हमारे बीच से स्वावित्त पोषित शिक्षक कहने वाला व्यक्ति कितनी कठिनाइयों से होकर गुजरता है। सिर्फ 8,000 10,000 रुपया पाकर 300 रुपया पर डे, और चौराहे पर खड़ा मजदूर 450 रुपया पर डे पाता है। और ऐसा व्यक्ति जब समाज को शिक्षा देकर एक समर्थ नागरिक बनाता है, एक समर्थ विद्यार्थी को समाज को अर्पित करता है, और वह व्यक्ति आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, वह स्वावित्त पोषित आईएएस नहीं बनता है, वह स्वावित्त पोषित पीसीएस नहीं बनता है, वह पूर्णकालिक आईएएस आईपीएस बनता है। ऐसे लोगों के जीवन में इस बात का अर्थ जरूर स्पष्ट होना चाहिए कि जिनसे पढ़कर वो बाहर निकले हैं, उस शिक्षक के जीवन में कितना दर्द बह रहा है, और वह दर्द कभी खत्म भी होना चाहिए। और यह तभी होगा जब हम इस बात का अर्थ समझ सकें कि संविधान के हम का अर्थ क्या है, और स्वावित्त पोषित शिक्षक एक पूर्ण समर्पित गरिमापूर्ण जीवन को जीने वाले मानव हैं। अगर आपको यह बात अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को दूर तक ले जाइए, ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन अपने किसी अच्छे उद्देश्य में फिर आपके साथ कुछ अच्छी वार्ता कर सके, और आलोक चांटिया फिर आपको समाज के उन लोगों के बारे में फिर से बता सकें जो कहने को आभासी रूप से मनुष्य तो रह गए हैं, लेकिन वह पूर्ण गरिमापूर्ण मानव बनने के लिए रात दिन उसी तरह संघर्ष कर रहे हैं जैसे 1947 के पहले किया जाता था। धन्यवाद।